नमस्कार। दवा के रैपर पर मेक इन इंडिया लिखा हो तो क्या पूरी कहानी खत्म हो जाती है या सिर्फ ऊपर का सच है? क्या भारत सच में दुनिया की दवा दुकान है या दुनिया की दवा देने वाला भारत अपनी ही दवा के कच्चे माल के लिए चीन की तरफ देखता है? और अगर कल चीन से दवा का कच्चा माल अटक गया तो क्या भारत की फार्मा कहानी को भी बुखार आ जाएगा? नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज बात करेंगे भारत के दवा उद्योग की। एक ऐसा उद्योग जिसकी कहानी ऊपर से बहुत चमकदार दिखती है। दुनिया भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है, यानी दुनिया की दवा दुकान। भारत मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है। मूल्य के हिसाब से 11वें नंबर पर है। देश में 3000 से ज़्यादा दवा कंपनियां हैं, 10,500 से ज़्यादा दवा बनाने वाली इकाइयां हैं। भारतीय दवाएं 190 से ज़्यादा देशों तक जाती हैं। भारत दुनिया की जेनरिक दवा ज़रूरत का करीब 20% हिस्सा पूरा करती हैं। जेनरिक दवाएं यानी वे दवाएं जिनका पेटेंट खत्म होने के बाद दूसरी कंपनियां भी उन्हें बना सकती हैं, बेच सकती हैं। दवा निर्यात 2025-26 में करीब $31 बिलियन तक पहुंच चुका है। सेक्टर करीब $60 बिलियन का है। 2030 तक $130 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये सिर्फ कारोबार नहीं है, ये कारखाने हैं, रोजगार है, लेबोरेटरी है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, गुणवत्ता जांच की टीमें हैं, निर्यात है, अस्पताल की आपूर्ति है और दुनिया के करोड़ों मरीजों की सस्ती दवा है। बद्दी हो, हैदराबाद हो, अहमदाबाद हो, सिक्किम हो, गोवा हो, औरंगाबाद हो, विशाखापट्टनम हो, भारत का दवा नक्शा बड़ा है। बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ की पट्टी तो उत्तर भारत का दवा इंजन कही जाती है। छोटी छोटी इकाइयों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक गोली, कैप्सूल, सिरप और इंजेक्शन वाली दवाएं यहाँ बनती हैं। सुबह कारखानों के गेट खुलते हैं, कामगार अंदर आते हैं, ट्रक बाहर निकलते हैं, डिब्बों पर लेबल लगते हैं, बैच नंबर छपता है, गुणवत्ता जांच होती है, माल बंदरगाह की तरफ जाता है और फिर दुनिया के किसी अस्पताल, किसी क्लिनिक, किसी दवा की दुकान की शेल्फ पर भारतीय दवा पहुंचती है। ऊपर से कहानी शानदार है, सचमुच शानदार है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि दवा की कहानी कारखाने के गेट पर खत्म नहीं होती, रसायन से शुरू होती है। दवा की पट्टी आखिरी पन्ना है, कहानी का पहला पन्ना दरअसल केमिकल है। यहीं से असली सवाल उठता है। दवा भारत की है, ब्रांड भारत का है, कारखाना भारत का है, MRP रुपए में है, लेकिन उसकी गोली का असली नमक आया कहां से है? इस नमक को दवा की भाषा में API कहते हैं। API यानी दवा का सक्रिय कच्चा तत्व। सीधी भाषा में कहिए तो गोली शरीर है, API उसकी आत्मा है, कैप्सूल कपड़ा है और रसायन यानी केमिकल उसका खून है। और नीति आयोग की ताजा ट्रेड वॉच रिपोर्ट इसी खून की जांच कर रही है। रिपोर्ट कहती है कि भारत का दवा तंत्र अभी भी क्रिटिकल APIs, KSM और बीज के रसायनों के लिए चीन पर भारी निर्भर है। KSM यानी शुरुआती कच्चा माल, जिसमें आगे जाकर दवा का सक्रिय तत्व बनता है। आसान भाषा में आप ऐसे समझ लीजिए कि KSM बीज है, API उसका फल है और गोली उस फल से बनी दवा है। अब नीति आयोग कहता क्या है, इसको कान लगाकर सुनिए। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत की निर्भरता करीब 65% है। कुछ जरूरी दवा रसायन श्रेणियों में चीन की हिस्सेदारी 70 से 85% से भी ऊपर है। एंटीबायोटिक्स में चीन की हिस्सेदारी 86% से ज़्यादा बताई गई है। कुछ और अहम रासायनिक श्रेणियों में चीन का हिस्सा 65 से 76% के बीच है। यानी भारत दुनिया को दवा देता है, लेकिन कई दवाओं की नब्ज चीन की सप्लाई लाइन से चलती है और यही आज का सबसे बड़ा विरोधाभास है। दवा भारत की, नब्ज चीन की, और यही आज का क्लियर कट है। अब इस चमकदार कहानी की सबसे दर्दनाक दरार मध्य प्रदेश में दिखती है। अक्टूबर 2025, मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा। बच्चों को खांसी का सिरप दिया गया। माँ बाप ने वही किया जो हर घर करता है। डॉक्टर ने दवा लिखी, दवा दुकान से बोतल ली गई, घर लाई गई, बच्चे को सिरप दिया गया।
उम्मीद थी कि खांसी कम होगी, बुखार उतरेगा, बच्चा सो जाएगा। लेकिन कई घरों में दवा इलाज नहीं बनी, दवा हादसा बन गई। गोल्डी रिफ कफ सिरप से जुड़ी मौतों ने पूरे देश को हिला दिया। इस सिरप से कम 19 बच्चों की मौत जुड़ी। बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे। सिरप में डायथ्रिलीन ग्लाइकोल नाम का जहरीला रसायन मिला। ये तय सीमा से करीब 500 गुना ज़्यादा पाया गया। कंपनी ओनर गिरफ्तार हुआ, टेस्टिंग, रिकॉल और रेगुलेटरी एक्शन हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं था, ये पूरे उस भरोसे का मामला था जिस पर दवा उद्योग खड़ा है। क्योंकि दवा में गलती साबुन जैसी नहीं होती। गलत साबुन से कपड़ा खराब हो सकता है, गलत दवा से शरीर खराब हो सकता है और कई बार जान भी जा सकती है। एक माँ को एपीआई नहीं पता, केएसएम नहीं पता, ड्रग कंट्रोलर नहीं पता, एनपीपीए नहीं पता, सीडीएससीओ नहीं पता, उसे सिर्फ इतना पता है बच्चे को दवा दी है, बच्चा ठीक होना चाहिए। अगर दवा पर भरोसा टूटे तो फार्मा सेक्टर का सबसे बड़ा कैपिटल टूटता है। दवा उद्योग में भरोसा ही असली मुद्रा है। ब्रांड बाद में है, पहले भरोसा है। यहीं से फार्मा की कहानी 2 पटरियों पर चलती है। पहली पटरी है निर्यात की, कारखाने की, रोजगार की, ग्रोथ की और स्टॉक मार्केट की। और दूसरी पटरी पर चीन की निर्भरता, गुणवत्ता में चूक, बिना मंजूरी की दवाएं, दाम पर नियंत्रण और रेगुलेटरी ट्रस्ट। ऊपर से चमक, अंदर से केमिस्ट्री। अब सवाल है, भारत इतना बड़ा दवा खिलाड़ी है, फिर भी कच्चे माल में चीन पर इतना निर्भर क्यों है? जवाब असुविधाजनक है। भारत ने तैयार दवाओं में महारत हासिल की। गोली में, कैप्सूल में, सिरप में, जेनरिक दवाओं में, एक्सपोर्ट मार्केट में, कम लागत में उत्पादन में, दुनिया के कड़े नियमों के हिसाब से कारखाने चलाने में। लेकिन कई एपीआईज, केएसएम्स और बीच के रसायनों में चीन ने केमिस्ट्री की बाजी जीत ली। चीन ने बड़े केमिकल क्लस्टर बनाए, स्केल बनाया, बिजली पानी जैसी सुविधाएं सस्ती की, औद्योगिक कचरे के शोधन का बड़ा तंत्र बनाया, पूरी सप्लाई चेन को जोड़ा। सरकार ने सपोर्ट किया और फिर एपीआईज को इतना सस्ता बनाया कि भारतीय कंपनियों के लिए देश में बनाना कारोबारी रूप से कठिन हो गया। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि कई चाइनीज एपीआईज भारतीय विकल्पों से 35 से 40% तक सस्ते रहे। अब एक भारतीय दवा कंपनी की मजबूरी समझिए। उसे अमेरिका में जेनरिक दवा बेचनी है, वहाँ प्राइस प्रेशर है, देश में कंपटीशन है, मार्जिन टाइट है, क्वालिटी कंप्लाइंस महंगा है। अगर चीन से एपीआई 35 से 40% सस्ता मिल रहा हो तो कंपनी क्या करेगी? साधारण सी बात है, आयात करेगी। धीरे धीरे इंपोर्ट सुविधा बन गया, सुविधा आदत बन गई, आदत निर्भरता बन गई और अब निर्भरता स्ट्रेटेजिक रिस्क बन रही है। यानी भारत ने दुनिया को टैबलेट दी, लेकिन कई टैबलेट का नमक बाहर से आता रहा। भारत ने प्रिस्क्रिप्शन जीता, लेकिन केमिस्ट्री की पूरी लड़ाई नहीं जीती। यहीं मेक इन इंडिया की सीमा दिखती है। मेक इन इंडिया का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि पूरी वैल्यू चेन भारत में है। कई बार इसका मतलब होता है कच्चा माल बाहर से आया, बीज का रसायन बाहर से आया, एपीआई बाहर से आया, भारत में दवा तैयार हुई, पैक हुई, टेस्ट हुई, एक्सपोर्ट हुआ और दवा के रैपर पर लिखा गया मेड इन इंडिया। ये ग्लोबल सप्लाई चेन में सामान्य बात हो सकती है, लेकिन अगर ज़रूरी इनपुट के लिए एक ही देश पर बहुत ज़्यादा निर्भरता हो जाए तो रिस्क बड़ा हो जाता है। कोविड ने हमें ये दिखाया, बॉर्डर टेंशन ने ये दिखाया, शिपिंग डिसरप्शन ने ये दिखाया, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस ने इसे फिर दिखा दिया। एक बार बंदरगाह अटका, एक केमिकल शिपमेंट रुका, एक ट्रेड रिस्ट्रिक्शन आया, एक कूटनीतिक तनाव बढ़ा और मेडिसिन की कीमत, अवेलेबिलिटी और एक्सपोर्ट पर दबाव आ सकता है। एपीआई सिर्फ केमिकल नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ केयर का सिक्योरिटी वॉल्व है। अब कहानी का दूसरा ट्विस्ट देखिए। एक तरफ नीति आयोग वार्निंग दे रहा है कि चीन पर निर्भरता कम करनी होगी, दूसरी तरफ इंडस्ट्री का एक हिस्सा कह रहा है टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ जहां से मिले वहां से लेना होगा, चीन से मिले तो वहां से भी लेना होगा। नीति आयोग वार्निंग दे रहा है, सीआईआई कह रहा है चाइनीज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को एक झटके में बाहर मत कीजिए, केस टू केस बेसिस पर देख लीजिए। यानी जिस निर्भरता को कम करना है उसी इकोसिस्टम की टेक्नोलॉजी भी हमें चाहिए। यही आत्मनिर्भरता का सबसे कठिन व्यंग है। स्लोगन में चाइना को हटाना आसान है, केमिस्ट्री में चाइना को रिप्लेस करना मुश्किल है। पोस्टर पर आत्मनिर्भरता आसान है, फर्मेंटेशन प्लांट में आत्मनिर्भरता
कठिन है। पॉलिसी में सेल्फ रिलायंस आसान है, फैक्ट्री में लागत से मुकाबला कठिन है। अगर भारत एपीआई में सच में आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो सिर्फ चाइना से इंपोर्ट कम करो कहने से काम नहीं चलेगा। भारत को स्केल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, सस्ती और भरोसेमंद बिजली चाहिए, पानी चाहिए, औद्योगिक कचरे के शोधन की व्यवस्था चाहिए, टेस्टिंग कैपेसिटी चाहिए, लॉजिस्टिक, स्किल्ड वर्कर्स और सबसे ज़रूरी ऐसा कारोबारी हिसाब चाहिए जिसमें भारत में एपीआई बनाना चीन से इंपोर्ट करने की तुलना में नुकसान का सौदा ना लगे। फैक्ट्री देशभक्ति से शुरू हो सकती है लेकिन चलती मार्जिन, स्केल और पॉलिसी सर्टेनिटी से है। यही नीति आयोग की एफटीए वाली बात महत्वपूर्ण हो जाती है। एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौता। नीति आयोग कहता है कि फ्यूचर एफटीएज में फार्मा का चैप्टर अलग से होना चाहिए। इस चैप्टर में दवा नियमों की मान्यता, कारखानों की जांच, उत्पाद पंजीकरण, मानक मिलान और विवाद निपटारे जैसे प्रोविजंस होने चाहिए। सीधी भाषा में भारत को सिर्फ दवा बनानी नहीं है, भारत को दुनिया के रेगुलेटरी दरवाजे भी खोलने हैं, क्योंकि हाई वैल्यू फार्मा में एंट्री सिर्फ फैक्ट्री से नहीं मिलती। एंट्री अप्रूवल से मिलती है, इंस्पेक्शन से मिलती है, रेगुलेटरी ट्रस्ट से मिलती है, पेटेंट क्लैरिटी से मिलती है, मार्केट एक्सेस से। यानी फार्मा की लड़ाई अब लैब से एफटीए टेबल तक जाती है। दवा केमिस्ट्री से बनती है लेकिन मार्केट डिप्लोमेसी से खुलता है। अब तीसरी कहानी समझिए हाई वैल्यू ड्रग्स की। भारत लो कॉस्ट जेनरिक में मजबूत है लेकिन दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री अब महंगी और जटिल दवाओं की तरफ देख रही है। बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, स्पेशलिटी ड्रग्स, हार्मोन्स, एडवांस ट्रीटमेंट्स। दवा अब सिर्फ सिंपल टैबलेट नहीं रह गई, अब दवा बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी और पेटेंट्स का खेल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में ग्लोबल फार्मा और एपीआई इंपोर्ट डिमांड करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर थी। भारत ने फार्मास्यूटिकल और एपीआई प्रोडक्ट करीब 35.8 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किए। ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर में करीब 2.8%। दुनिया भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है लेकिन ग्लोबल फार्मा डॉलर इकोनॉमी में भारत का हिस्सा भी बहुत छोटा है। एक और उदाहरण देखिए, ब्लड प्रोडक्ट्स, वैक्सीन्स और इम्यूनोलॉजिकल्स वाली कैटेगरी में ग्लोबल इंपोर्ट्स 390 बिलियन डॉलर से ज़्यादा थे। भारत का एक्सपोर्ट करीब 2.2 बिलियन डॉलर। शेयर कितना हुआ? 0.6%। ये पैराडॉक्स है। भारत वैक्सीन डोज में बड़ा नाम है लेकिन हाई वैल्यू वैक्सीन और बायोलॉजिक्स में डॉलर बिजनेस में अभी बड़ा हिस्सा नहीं ले पाता। सीधी बात, भारत मात्रा में बड़ा है, मूल्य में अभी उतना बड़ा नहीं है। भारत दवा का मजदूर नहीं रह सकता, भारत को दवा का मालिक बनना होगा। मॉलिक्यूल्स का मालिक, टेक्नोलॉजी का मालिक, पेटेंट्स का मालिक, सप्लाई चेन का मालिक, क्वालिटी ट्रस्ट का मालिक, तभी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से मेडिसिन पावर तक का सफर पूरा होगा। लेकिन इसके लिए चाहिए आर एंड डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कई दवा खोजने और विकसित करने पर खर्च करना होगा। यही भारत की कमजोरी दिखती है। ग्लोबल फार्मा कंपनीज अपने सेल्स का 15 से 20% तक आर&डी पर लगाती हैं। इंडियन फार्मा कंपनीज करीब 7%। भारत का ओवरऑल आर&डी खर्च जीडीपी के 0.6 से 0.7% के आसपास अटका रहा है। रिसर्च महंगी है, क्लिनिकल ट्रायल्स लंबे हैं, पेटेंट अप्रूवल समय लेता है, फेलियर रेट बड़ा है, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है। इसलिए इंडियन फार्मा ने हिस्टोरिकली सुरक्षित रास्ता चुना। पेटेंट एक्सपायर होने का इंतजार करो, जेनरिक बनाओ, कॉस्ट कम रखो, वॉल्यूम से पैसा कमाओ। ये मॉडल सफल रहा। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। जेनरिक से सर्वाइवल मिलेगा, इनोवेशन से लीडरशिप मिलेगी। अब क्वालिटी और रेगुलेशंस की बात। भारत की ग्लोबल रेपुटेशन सिर्फ सस्ती दवा पर नहीं बनी, क्वालिटी पर बनी। इंडियन मेडिसिन सख्त नियमों वाले मार्केट में जाती है। यूएस में, यूरोप में, ऐसे कठिन मार्केट में भी भारत की दवाओं के लिए मजबूत बाजार है। भारत के पास यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग साइट्स का बड़ा बेस है। ये बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इसी ताकत के नीचे कमजोरी भी दिखती है। कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप केस ने एक बात साफ कर दी, एक खराब बैच सिर्फ एक कंपनी को नहीं डुबोता, पूरी इंडस्ट्री की साख पर चोट पहुंचाता है। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश की घटना नहीं है, ये पूरी रेगुलेटरी चेन की परीक्षा है। कच्चे माल की टेस्टिंग हुई या नहीं हुई, दवा तैयार की टेस्टिंग हुई या नहीं हुई, स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने कितनी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन चेन में कितनी निगरानी थी, रिकॉल सिस्टम कितना तेज था, डॉक्टर और केमिस्ट तक वार्निंग कितनी जल्दी पहुंची, पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि सिरप सेफ है या नहीं है। यही कारण है कि ड्रग रेगुलेशन अब फार्मा स्टोरी का सेंटर बन रहा है। हाल में
CGI और CDSCO ने तस्करी और अनअप्रूव्ड मेडिसिन पर नेशन वाइड क्रैकडाउन किया। अब इसे आसान भाषा में समझ लीजिए। DCGI यानी भारत का दवा महानियंत्रक, CDSCO यानी केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन। इनका काम है देश में दवाओं की सेफ्टी, क्वालिटी और अप्रूवल पर निगरानी रहे। अब यह आदेश है कि बॉर्डर एरिया, पोर्ट, वेयरहाउस, कोरियर फैसिलिटी, लॉजिस्टिक हब्स, होलसेलर, रिटेलर्स, हॉस्पिटल, क्लिनिक और डिजिटल सप्लाई चेन सब जगह निगरानी बढ़े। सीधी भाषा में सीमा से लेकर दुकानदार तक नजर रखो, बंदरगाह से लेकर अस्पताल तक नजर रखो, गोदाम से लेकर ऑनलाइन सप्लाई तक नजर रखो। CDSCO ने 90 अनअप्रूव्ड फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स फ्लैग किए। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी एक ही गोली या सिरप में कई दवाओं का मिश्रण। डायबिटीज पिल्स से लेकर पैरासिटामोल तक कॉम्बिनेशंस और मल्टीविटामिन तक सवालों में आए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 16 इर्रेशनल FDC ड्रग्स पर बैन लगाया। यानी प्रॉब्लम सिर्फ चाइना के रॉ मटेरियल की नहीं है, प्रॉब्लम यह भी है कि डोमेस्टिक मार्केट में अनअप्रूव्ड, इर्रेशनल, अनसेफ मेडिसिन भी घुस सकती है। एक तरफ सप्लाई चेन का रिस्क है, दूसरी तरफ पेशेंट सेफ्टी का रिस्क है। ऊपर से API की डिपेंडेंस है, नीचे क्वालिटी की लीकेज है, बीच में खड़ा है आम पेशेंट, मरीज। वह लेवल पढ़ सकता है, लेबोरेटरी की रिपोर्ट नहीं पढ़ सकता। MRP देख सकता है, कंटेमिनेशन नहीं देख सकता। डॉक्टर पर भरोसा कर सकता है, सप्लाई चेन का ऑडिट नहीं कर सकता। यानी फार्मा में ट्रस्ट ही असली कैपिटल है। एक बार भरोसा टूटा तो कोई एडवर्टाइजमेंट उसे तुरंत वापस नहीं ला सकता। अब NPPA की भूमिका समझिए। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA आम आदमी के लिए दवा की कीमत का चौकीदार है। NPPA सीलिंग प्राइस तय करता है, रिटेल प्राइस तय करता है, ओवर चार्जिंग देखता है, अवेलेबिलिटी मॉनिटर करता है। DPCO के तहत शेड्यूल्ड मेडिसिन की कीमत नियंत्रण में रखता है। सरल भाषा में कौन सी जरूरी दवा कितने से ज्यादा महंगी नहीं बेची जा सकती, ये NPPA तय करता है। NPPA प्लेटफॉर्म के मुताबिक 935 शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन के सीलिंग प्राइसेस फिक्स्ड हैं। न्यू ड्रग्स में 3646 रिटेल प्राइसेस फिक्स्ड हैं। फार्मा सही दाम जैसे टूल से कंज्यूमर दवा की कीमत देख सकता है। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि दवा में दो तरह का अन्याय हो सकता है। एक तो दवा घटिया हो, दूसरी दवा महंगी हो। पहला पेशेंट की जान पर वार है, दूसरा जेब पर वार है। और भारत जैसे देश में जहां इलाज का बड़ा खर्च अभी भी परिवार की जेब से निकलता है, दवा की कीमत छोटा मुद्दा नहीं है। लेकिन यहां भी बैलेंस कठिन है। बहुत ज्यादा प्राइस कंट्रोल होगा तो इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव दब सकता है। बहुत कम कंट्रोल होगा तो पेशेंट महंगी दवा से दब सकता है। यानी फार्मा में रेगुलेटर्स को सर्जन की तरह काम करना पड़ता है। चाकू भी चलाना है, नस भी नहीं कटनी चाहिए। अब बद्दी पर वापस आते हैं। बद्दी भारत की फार्मा ताकत है। यहाँ फैक्ट्रीज हैं, जॉब्स हैं, दूसरी कंपनियों के लिए दवा बनाने का काम है, बड़ी कंपनियों की मौजूदगी है, सप्लाई चेन है, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, टेस्टिंग, वेयर हाउसिंग और पूरी लोकल इकोनॉमी यहाँ से चलती है। बद्दी जैसे हब्स भारत की दवा शक्ति हैं, लेकिन फार्मा हब जितना भी बड़ा हो, निगरानी उतनी ही कठोर होनी चाहिए। क्योंकि फार्मा में क्लस्टर बड़ा हो सकता है, लेकिन एक खराब यूनिट पूरे क्लस्टर की रेपुटेशन पर दाग लगा सकती है। दवा में गलती इंडिविजुअल नहीं रहती, सिस्टमैटिक दिखने लगती है। इसलिए बद्दी हो या हैदराबाद, अहमदाबाद हो या सिक्किम, विशाखापट्टनम हो या कोई और हब, किसी भी हब की असली प्रतिष्ठा सिर्फ प्रोडक्शन वॉल्यूम से नहीं बनेगी, प्रेस्टीज बनेगी GMP स्टैंडर्ड से, टेस्टिंग कैपेसिटी से, ट्रेसेबिलिटी से, रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी से और जीरो टॉलरेंस से। अब शेयर बाजार की बात कर लेते हैं। फार्मा सेक्टर को एक बास्केट मानना गलत होगा। ये एक सेक्टर नहीं बल्कि कई अलग अलग बिजनेसेस का परिवार है। एक तरफ डोमेस्टिक ब्रांडेड मेडिसिन है, एक तरफ US जेनरिक्स हैं, एक तरफ API कंपनीज हैं, एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, एक तरफ बायोसिमिलर्स हैं और स्पेशलिटी ड्रग्स हैं, एक तरफ हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, एक तरफ डायग्नोसिस हैं। हर कहानी अलग है, हर रिस्क अलग है, हर वैल्यूएशन अलग है। इसलिए इन्वेस्टर को फार्मा सेक्टर नहीं, फार्मा वैल्यू चेन देखनी होगी। पहला खांचा डोमेस्टिक ब्रांडेड मेडिसिन का। यहाँ लंबे समय की बीमारियों की दवाएं महत्वपूर्ण हैं। डायबिटीज, हार्ट, ब्रीदिंग, स्टमक, स्किन, पेन। भारत में लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही हैं, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, हेल्थ केयर एक्सेस बढ़ रहा है। इस बकेट में सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, मैनकाइंड फार्मा, सिप्ला जैसी कंपनीज देखी जा सकती हैं। इनकी ताकत है ब्रांड, डॉक्टर नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन और क्रॉनिक
डिमांड। रिस्क है प्राइस कंट्रोल, कंपटीशन है रेगुलेटरी एक्शन। दूसरा खांचा आइए यूएस जेनरिक और कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स का। यहाँ डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन, जाइडस और विंडो जैसे नेम आते हैं। अपॉर्चुनिटी है यूएस मार्केट, लेकिन रिस्क भी बड़ा है। यूएस प्राइस इरोजन, यूएस एफडीए इंस्पेक्शन, वार्निंग लेटर्स, प्रोडक्ट अप्रूवल डिले, कंपटीशन। एक अप्रूवल स्टॉक को चला सकता है, एक प्लांट ऑब्जर्वेशन स्टॉक को गिरा सकता है। अब तीसरा खांचा एपीआई और बीज के रसायन। यहाँ कहानी सीधे नीति आयोग की रिपोर्ट से जुड़ती है। अगर भारत चाइना डिपेंडेंस कम करना चाहता है तो एपीआई कंपनीज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। डिवीज लैब, लॉरस लैब, ग्रेनुअल्स इंडिया, आरती ड्रग्स, न्यूलैंड लेबोरेटरीज जैसे नाम इस थीम में देखे जा सकते हैं। लेकिन एपीआई बिजनेस आसान नहीं है। चाइना कंपटीशन है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, पॉल्यूशन कंप्लाइंस है, स्केल चाहिए, लॉन्ग टर्म कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, मार्जिन की वॉलेटिलिटी है। चौथा खांचा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज के लिए भारत में रिसर्च कीजिए और मैन्युफैक्चरिंग का काम कीजिए। इसे मार्केट की भाषा में सीडीएमओ और सीआरडीएमओ कहा जाता है। इंडिया को चाइना +1 का फायदा मिल सकता है। लॉरस लैब पर हाल में ब्रोकरेज पॉजिटिव रहे हैं। वजह कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में तेजी है, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है, मार्जिन में सुधार है और फर्मेंटेशन एडवांस थेरेपीज में कैपेक्स प्लान है। सिंजिनी, सुवेन फार्मा, पीरामल फार्मा और कुछ कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च प्लेयर भी इसी आउटसोर्सिंग थीम में आते हैं। लेकिन यहाँ एग्जीक्यूशन सबसे बड़ा टेस्ट है। लैब बनाना और ग्लोबल क्लाइंट का ट्रस्ट जीतना दो अलग बातें हैं। पांचवा खांचा है स्पेशलिटी और हाई वैल्यू फार्मा का। सन फार्मा यहाँ बड़ा एग्जाम्पल है। सन फार्मा ने ऑर्गेनॉन को $11.75 बिलियन एंटरप्राइजेज वैल्यू पर एक्वायर करने की डील की। ये किसी इंडियन फार्मा कंपनी की सबसे बड़ी ओवरसीज एक्विजिशन है। ये डील डर्मोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ओबेसिटी, वुमेन्स हेल्थ और बायोसिमिलर्स जैसे हाई मार्जिन सेगमेंट की तरफ संकेत देती है। सरल भाषा में इंडियन फार्मा अब सिर्फ सस्ती गोली बेचने वाला एक्सपोर्टर नहीं रहना चाहता, हाई वैल्यू ग्लोबल मेडिसिन की टेबल पर बैठना चाहता है। लेकिन बड़ा दाव बड़ा रिस्क भी लाता है। डेट, इंटीग्रेशन, एग्जीक्यूशन, रेगुलेशन, मार्केट एक्सपेक्टेशंस, ब्रोकरेज साइड से भी फार्मा में इंटरेस्ट दिख रहा है। सिटी ने सिप्ला पर 90 दिन का पॉजिटिव व्यू रखा और बाय रेटिंग के साथ 1700 रुपए का टारगेट दिया। लॉरस लैब पर ब्रोकरेज ने अर्निंग एस्टिमेट्स बढ़ाए हैं सीडीएमओ और मार्जिन्स की वजह से। लेकिन याद रखिए फार्मा डिफेंसिव हो सकता है, रिस्क फ्री नहीं। फार्मा में साइंस रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है, प्राइसिंग रिस्क है, करेंसी, पेटेंट, क्वालिटी और सप्लाई चेन का रिस्क है। इन्वेस्टर को देखना होगा कंपनी वैल्यू चेन में कहाँ खड़ी है, एपीआई सोर्स सिक्योर है या नहीं, चाइना एक्सपोजर कितना है, प्लांट्स ग्रीन है या नहीं, यूएस एफडीए हिस्ट्री कैसी है, प्रोडक्ट पाइपलाइन कैसी है, आर&डी मीनिंगफुल है या सिर्फ एनुअल रिपोर्ट की भाषा, डोमेस्टिक ब्रांड स्ट्रेंथ कैसी है, डेट कितना है, वैल्यूएशन महंगी है या सस्ती है, कंपनी लो वैल्यू जेनरिक में फंसी है या हाई वैल्यू प्रोडक्ट की तरफ जा रही है। फार्मा स्टॉक चुनना प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने जैसा है। ऊपर से सभी टैबलेट सफेद दिखती हैं, अंदर का कंपोजिशन अलग होता है। अब पूरा सेक्टर स्कैन एक लाइन में समझिए। इंडिया फार्मा में स्ट्रांग है लेकिन कंप्लीट नहीं। एक्सपोर्ट स्ट्रांग है, इंपोर्ट डिपेंडेंस भी स्ट्रांग है। फैक्ट्री स्ट्रांग है, एपीआई सिक्योरिटी कमजोर है। वॉल्यूम स्ट्रांग है, हाई वैल्यू शेयर कम है। जॉब स्ट्रांग है, आर&डी वीक है। ब्रांड स्ट्रांग है, क्वालिटी लैप्स रेपुटेशन को चोट पहुंचाता है। स्टॉक मार्केट एक्साइटेड है, रेगुलेटर की एक वार्निंग एक्साइटमेंट उतार सकती है। यही फार्मा का दोहरा चेहरा है, ऊपर से चमक, अंदर से केमिस्ट्री। अब रास्ता क्या है? पहली लड़ाई रॉ मटेरियल सिक्योरिटी की। इंडिया को एपीआई, केएसएम और इंटरमीडिएट्स में सेकंड सोर्स बनाना होगा। डोमेस्टिक कैपेसिटी बनानी होगी। बल्क ड्रग पार्क को सिर्फ जमीन पर नहीं, वर्किंग केमिस्ट्री क्लस्टर बनाना होगा। पावर, वाटर, सॉल्वेंट, रिकवरी, कॉमन एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट, स्किल्ड मैन पावर सब साथ में चाहिए। दूसरी लड़ाई वैल्यू कैप्चर। इंडिया को जेनरिक से आगे जाना होगा। बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स, कॉम्प्लेक्स जेनरिक, स्पेशलिटी ड्रग, एडवांस थेरेपीज, हाई वैल्यू वैक्सीन, यही पैसा है, रेपुटेशन है, फ्यूचर है। तीसरी लड़ाई आर&डी की। 7% आर&डी से 15 से 20% वाले ग्लोबल प्लेयर से मुकाबला कठिन है। यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट लैब्स, ग्लोबल पार्टनर्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, इकोसिस्टम और पेशेंट कैपिटल सब जोड़ना होगा। रिसर्च को खर्च नहीं निवेश मानना होगा। चौथी लड़ाई है रेगुलेशन की। सीडीएससीओ, स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर, एनपीपीए,
टेस्टिंग लैब, इन सब की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। स्टेट और सेंटर के बीच कोऑर्डिनेशन चाहिए, हर बैच की ट्रेसेबिलिटी चाहिए। एवरी सिरप मस्ट हैव मेमोरी, एवरी टैबलेट मस्ट हैव अ ट्रायल। कच्चा माल कहाँ से आया, किस लैब में टेस्ट हुआ, किस प्लांट में बना, किस डिस्ट्रीब्यूटर ने भेजा, किस केमिस्ट तक पहुंचा। अगर प्रॉब्लम आए तो रिकॉल घंटों में हो, महीनों में नहीं। 5वीं लड़ाई पेशेंट के ट्रस्ट की है, क्योंकि फार्मा में ट्रस्ट ही करेंसी है। पेशेंट को भरोसा होना चाहिए कि दवा सस्ती है लेकिन संदिग्ध नहीं, मेड इन इंडिया है लेकिन चेक्ड भी है, जेनरिक है लेकिन घटिया नहीं, अफोर्डेबल है लेकिन अनसेफ नहीं। क्लियर कट बात यह है, भारत का फार्मा सेक्टर बीमार नहीं है लेकिन उसकी नब्ज में डिपेंडेंसी है। ये सेक्टर कमज़ोर नहीं है लेकिन इसकी कमज़ोरी साफ है। हम गोली बना लेते हैं लेकिन कई गोलियों का नमक बाहर से आता है। हम दुनिया को जेनरिक मेडिसिन देते हैं लेकिन हाई वैल्यू बायोलॉजिक्स में शेयर छोटा है। हम एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन क्रिटिकल इनपुट्स इंपोर्ट करते हैं। हम सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं लेकिन सेल्फ रिलायंस की फैक्ट्री अभी बन रही है। हम स्टॉक मार्केट में फार्मा को डिफेंसिव मानते हैं लेकिन फार्मा की असली डिफेंस क्वालिटी एपीआई सिक्योरिटी और R&D है। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से आगे जाना है, उसे मेडिसिन पावर बनना है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड में आप दवा बनाते हैं, मेडिसिन पावर में आप मॉलिक्यूल्स, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, रेगुलेशन और ट्रस्ट सब कंट्रोल करते हैं। यही अगली लड़ाई है। दवा के रैपर पर मेड इन इंडिया लिखना पहला कदम है, दवा की पूरी नब्ज में भारत धड़कना असली मंजिल है। जब तक एपीआई बाहर से आएगा, सेल्फ रिलायंस अधूरी रहेगी। जब तक R&D कमज़ोर रहेगा, वैल्यू कैप्चर अधूरा रहेगा। जब तक अनअप्रूव्ड और अनसेफ मेडिसिन सप्लाई चेन घुसती रहेगी, पेशेंट ट्रस्ट अधूरा रहेगा। और जब तक इंडिया लो कॉस्ट जेनरिक से हाई वैल्यू इनोवेशन तक नहीं जाएगा, फार्मा की कहानी पूरी नहीं होगी। भारत की फार्मा कहानी गर्व भी है, चेतावनी भी है। गर्व इसलिए क्योंकि दुनिया को अफोर्डेबल मेडिसिन इंडिया देता है। चेतावनी इसलिए कि उस मेडिसिन का कच्चा दिल अब भी बहुत हद तक चाइना की सप्लाई लाइन पर टिका है। यही असली क्लियर कट है। दवा भारत की, ब्रांड भारत का, फैक्ट्री भारत की है, लेकिन सवाल अभी भी बचा है, उसकी नब्ज भारत की है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ।